हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है बेटे हमारा वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर ऑफ फाइनाइट विड्थ एंड हाइट। जो डायग्राम में यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर। इसकी विड्थ फाइनाइट है, x इक्वल टू जीरो से इसके हम स्टार्ट करते हैं और x इक्वल टू ए तक इसकी विड्थ है। और इसकी हाइट भी हम लोगों ने फाइनाइट पोटेंशियल की रखी है, यानी वी नोड पोटेंशियल का हमारे पास ये बैरियर है। तो क्वेश्चन हमने एनालिसिस करना है कि इस फाइनाइट विड्थ के और फाइनाइट हाइट के बैरियर पर अगर एक वेव आप इंसिडेंट करते हैं, यानी एक पार्टिकल आप इंसिडेंट करेंगे उसके साथ उसकी वेव एसोसिएट होगी, तो वो किस तरीके का बिहेवियर यहाँ पे हमें मिलेगा। तो वेव जब हम इंसिडेंट करेंगे तो उसमें से कुछ रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा, ठीक है, वो इसी फर्स्ट फेज के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद में हमें बैरियर कंप्लीट क्रॉस होने के बाद में कुछ ट्रांसमिटेड वेव का पार्ट भी मिलता है रीजन 3 के अंदर। तो ये सारी एनालिसिस हमने इस क्वेश्चन के अंदर समझना है कि आपके पास इंसिडेंट के बाद कितना रिफ्लेक्शन होगा, कितना आपके पास ट्रांसमिशन होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये फर्दर, जब इस क्वेश्चन का डेरिवेशन हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें स्पेशल केसेस हम डिस्कस करेंगे जिसमें बताएंगे कि जो एनर्जी आप वेव लेके आएंगे, सपोज करते हैं कि आप एनर्जी ई का वेव इंसिडेंट करते हैं, तो ये जो ई एनर्जी का वेव इंसिडेंट आप करेंगे वो एनर्जी को हम लोग स्पेशल केसेस बना लेंगे। केसेस कैसे बनेंगे? केस नंबर 1 ये बन सकता है कि जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल से कम हो। केस नंबर 2 ये हो सकता है कि एनर्जी जो है वो पोटेंशियल से ज़्यादा हो। और केस नंबर 3 ये हो सकता है कि आपके पास एनर्जी जो है वो पोटेंशियल जीरो और उसके बीच में हो। ठीक है, तो केस नंबर 1 को अगर क्लासिकली समझे, ठीक है, व्हेन एनर्जी इज लेस देन पोटेंशियल, तो क्लासिकली ये होना चाहिए कि वेव इंसिडेंट तो करेगा बट ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, सारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बट जब हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं या एक्सपेरिमेंटली इस डाटा को चेक करते हैं तो उसमें ये हमें मिलता है कि कुछ ना कुछ थर्ड रीजन के अंदर हमें वेव फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है, वेव फंक्शन नॉन जीरो मिलता है। अगर वेव फंक्शन नॉन जीरो मिलेगा तो इसका मतलब है वहां पे प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका मीनिंग निकलता है कि ट्रांसमिशन वहां पे होगा। तो एनर्जी पोटेंशियल से कम होने के बावजूद भी यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, और ये जो इफेक्ट कहलाता है इसको बोलते हैं बेटा टनलिंग इफेक्ट। दिस इज नोन एज टनलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे। नाउ फर्दर हमने जो कंसिडरेशन करना है वो डायग्राम के बाद पोटेंशियल का करना होता है, जैसे लास्ट के जो क्वेश्चन हमने करे उनमें भी किया था। तो पोटेंशियल हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट व्हेन x इज लेस देन जीरो, पोटेंशियल जीरो है, हमने लिख भी दिया यहाँ पर। सेकंड पार्ट पोटेंशियल की वैल्यू वी नोड है जो बैरियर की है। ठीक है, और थर्ड जो है उसमें भी आपका पोटेंशियल जीरो है, वो हमारे पास x की वैल्यू a से एक्सीड करने के बाद में है, यानी फ्रॉम जीरो टू a वैल्यू आपकी वी नोड है पोटेंशियल की, लेस देन जीरो जीरो है पोटेंशियल, और ग्रेटर देन a पोटेंशियल तब भी जीरो है। तो इस तरीके के 3 इसमें केसेस बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है बेटे, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इसमें आपको मैं लास्ट में क्वेश्चन के टनल इफेक्ट का डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डिराइव कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके के रिजल्ट्स बन पाएंगे, वेव फंक्शन के आंसर क्या आते हैं। तो उनको आंसर करने के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन को ऐसे ही कंप्लीट करना है जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन को किए थे। Vx की वैल्यू हमारे पास डिफाइन है, और जो रीजन 1 है उसके लिए Vx की वैल्यू जीरो है, तो उस रीजन के लिए इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, डायरेक्टली वहीं से शुरू करेंगे। सो फॉर रीजन 1, फॉर रीजन 1, ठीक है, रीजन 1 कौन सा है? जहां पर x की वैल्यू a जीरो से कम है, उस केस में पोटेंशियल कितना है हमारे पास? पोटेंशियल उस केस में हमारे पास जीरो है। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा? अच्छा, ये भी लेट कर लेते हैं कि जो वेव फंक्शन है वो रीजन 1 का लेट कर लेते हैं साई 1, रीजन 2 का लेट कर लेते हैं साई 2, और रीजन 3 का लेट कर लेते हैं साई 3। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग, डी स्केयर साई 1 बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2m बाई एच कट स्केयर। और क्योंकि पोटेंशियल जीरो है तो e माइनस बी करना होता है, जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्टली e यहाँ पे आ जाएगा, इंटू साई 1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेट आ जाता है। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस विल बी डी स्केयर साई 1 ओवर डी एक्स स्केयर प्लस, इसको मैं लेट कर लेता हूँ k1,
तो k1 स्केयर साई वन इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इसके अंदर k1 की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, हेयर k1 इज व्हाट, इट इज रूट ऑफ 2me ओवर एच कट स्केयर। जो यहां पर वैल्यू है ये k1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रीजन 1 के लिए। अब बात करते हैं फॉर रीजन 2। रीजन सेकंड में आपके पास कौन सा रीजन है, व्हेन एक्स इज रेंजेस फ्रॉम 0 टू a। और इस रीजन के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है पोटेंशियल का, वो हम लोगों ने माना है v नोट। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, डी स्केयर साइड टू उसका फंक्शन लेट कर लेना है बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2m बाई एच कट स्केयर, एनर्जी वैल्यू E है माइनस पोटेंशियल V नोड है इनटू साइड टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। इसको भी हम लोग K2 की फॉर्मेशन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्केयर साइड टू बाई डी एक्स स्केयर प्लस K2 स्केयर साइड टू इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, और यहां पर जो वैल्यू ऑफ K2 है वो क्या है, here K2 is under root of 2m e minus v node divide by h cut square। ठीक है, सिमिलरली रीजन 3 के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं, नाउ फॉर रीजन 3 कौन सा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन a। और इस समय पोटेंशियल कितना है हमारे पास, इस समय पोटेंशियल है हमारे पास 0, नॉट v नॉट। पोटेंशियल इस वक्त हमारे पास कितना है, 0 है रीजन 3 के लिए। ठीक है, मैं आपको दोबारा से शो कर देता हूँ। रीजन 1 के लिए पोटेंशियल 0 है, रीजन 2 के लिए पोटेंशियल v नॉट है, और रीजन 3 के लिए पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो इसकी हम लोग अभी इक्वेशन लिखने की ट्राई कर रहे हैं। तो इसकी हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, फिर इक्वेशन बन जाएगी डी स्केयर साई 3 डिवाइड बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2m, इसमें भी e माइनस वी, क्योंकि v की वैल्यू 0 है तो उसको सीधा e लिख देंगे, डिवाइड बाई एच कट स्केयर साई 3 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन बेटा लिखी जा सकती है डी स्केयर साई 3 ओवर डी एक्स स्केयर प्लस, इसको भी मैं k1 कंसिडर कर लेता हूँ, साई 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैंने k1 क्यों लेट किया, क्योंकि ये वैल्यू जो k1 ऊपर आपने लेट किया था उसके इक्वल है 2m e बाई एच कट स्केयर के। तो इस तरीके से हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाती हैं। अब इन तीनों इक्वेशन के सॉल्यूशन जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, नाउ द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, तीनों के जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होंगे वो लिख सकते हैं। तो हमने पहले ही क्वेश्चन बहुत बार किया है तो उसी बेसिस पे हम लोग उसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा साई 1 क्या होगा, यहाँ पर साई 1 विल बी गिवन बाय द रिजल्ट ऑफ a e टू पावर आइटा k1x प्लस b e टू पावर माइनस आइटा k1x। सिमिलरली साई 2 हमारे पास होगा c e टू पावर आइटा k2x प्लस d e टू पावर माइनस आइटा k2x। और इसी तरीके से हमारे पास साई 3 हो जाएगा e टू पावर आइटा k1x प्लस f e टू पावर माइनस आइटा k1x। ठीक है, ये तीन हमारे पास रिजल्ट आएंगे। अब इन तीनों रिजल्ट्स के अंदर a b c d e एंड f ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है उसके लिए हम लोगों ने बाउंड्री कंडीशंस को यूज करना है। बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि साई 3 जो रिजल्ट है हमारे पास, इसके अंदर जो ये सेकंड टर्म है f e टू पावर आइटा k1x, ठीक है, इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि रीजन जो थर्ड हमारा पोर्शन है डायग्राम के अंदर, इसके बाद में हमें बैरियर नहीं मिलता। देखो इंसिडेंट जो वेव है उसको हम लोगों ने साई 1 से शो कर दिया,
और उसके दो पार्ट बना दिए। इंसिडेंट का पहला पार्ट जो ए के साथ लिखा गया है, रिफ्लेक्शन का सेकंड पार्ट जो बी के साथ लिख दिया। फिर साइड टू को डिफाइन कर दिया, क्योंकि इसके बाद इसका कुछ कंपोनेंट अंदर इसमें पेनिट्रेट करके जाएगा और उसके बाद में यहाँ कोलाइड करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होगा, तो वो सी से लिख दिया जो कंपोनेंट जा रहा है, और जो वापस आ रहा है उसको डी से लिख दिया। फिर ट्रांसमिशन वाले केस को लिखेंगे तो ई के कंपोनेंट से हमने ट्रांसमिशन को लिख दिया, और ये थर्ड रीजन के लिए एज इंसिडेंस ही है, बट फर्दर हमारा रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो इस कारण से हम लोग जो इसका सेकंड कंपोनेंट है, हमारी जो इक्वेशन नंबर है, लास्ट इक्वेशन जो साई 3 की हमने लिखी है, उसका जो सेकंड कंपोनेंट है ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं हेयर एफ ई टू पावर माइनस आयटा के एक्स टेकन टू बी जीरो because there is no discontinuity or no barrier further, because there is no barrier in रीजन थर्ड। ठीक है, थर्ड रीजन में फर्दर कोई बैरियर नहीं है, तो इसका वैल्यू हमारे लिए यूज टू नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि साई 3 जो है उसका फिर जो वैल्यू कंसिडर करना है आपने, वो ये करना है ई टू पावर आइटा के वन एक्स ओनली। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू ऑफ साई 1 है वो यही कंसिडर करना है, वैल्यू ऑफ साई 2 यही कंसिडर करना है, बट साई 3 का ये वैल्यू ना लेकर साई 3 को ई इंटू ई टू पावर आइटा के वन एक्स आपने कंसिडर करना है। ठीक है, अब हमने वैल्यू निकालनी है। नाउ we have to find the values of a, b, c, d and e by using बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके हम इनके आंसर निकालने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को प्रोपेगेट करना है। अब थोड़ा कन्वीनियंट बनाने के लिए या इसको आसान करने के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो इंसिडेंस हमने किया वो 1 यूनिट कर दिया, तो इंसिडेंस 1 यूनिट करने की वजह से हम लोग ये लेट कर सकते हैं, नाउ लेट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंस हमने 1 यूनिट कर दिया, तो ए के साथ जो दूसरा कंपोनेंट है वो बी है, वो रिफ्लेक्शन को शो करेगा, तो हम लोग बी को आर लेट कर लेंगे। सी और डी एज इट इज रहेंगे, उनको हमने जंप नहीं करना है, लेकिन जो ई है लास्ट में वो ट्रांसमिशन को शो करेगा। ई फॉर ये कांस्टेंट है, एनर्जी नहीं है, वो ट्रांसमिशन को शो करता है, उसको हमने टी लेट कर लिया। तो इन सबको कंसिडर करने के बाद हमारी जो वैल्यूज हैं वो किस तरीके से आएंगी, तो साई 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, क्योंकि ए हमने 1 लेट किया है, तो सिंपली 1 इंटू ए टू पावर आयटा के वन एक्स प्लस बी की जगह पे आर आपने लेट कर लिया, तो ए टू पावर आयटा माइनस के वन एक्स, और साई 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, वो सेम ही रहेगा, ए टू पावर आयटा के टू एक्स प्लस डी ए टू पावर माइनस आयटा के टू एक्स। ठीक है, और जो साई 3 है वो हमारे पास क्या होगा, वो टी की टर्म में लिख लेना है, टी ए टू पावर आयटा के वन एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर हमने ऊपर नंबर 3 और जो लेट की हैं 3 तक हमने कंसिडर कर ली इक्वेशंस को, तो इनको हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। सपोज दिस इज नंबर इक्वेशन 4 और दिस इज इक्वेशन नंबर 5 और दिस में भी इक्वेशन नंबर 6। अब हमने इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 को बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके आंसर निकालने हैं, यानी कहीं ना कहीं आपको आर, सी, डी और टी के आंसर निकालने हैं। ए बी सी डी का कंसेप्ट हमने रिजोल्व कर दिया, हमने आर, सी, डी और टी के निकालने हैं। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन करते समय हम ध्यान रखेंगे बाउंड्री कंडीशंस के बारे में। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन में पहली कंडीशन ये हो सकती है कि वेव फंक्शन हमारा कंटिन्यू होना चाहिए। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन जो कि फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपके पास एट x इक्वल टू 0 साई 1 और साई 2 इक्वल हो, क्योंकि आपको वेव फंक्शन को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है। सिमिलरली एट x इक्वल टू a साई 2 और साई 3 भी हमारे पास इक्वल होनी चाहिए।
ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन होगी फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है? सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन हमारे पास ये बन सकती है कि जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास कंटिन्यू होना चाहिए, यानी कि करली साई वन बाई करली एक्स इक्वल होना चाहिए करली साई टू बाई करली एक्स का। कब? एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एंड ऑल्सो जो करली साई टू बाई करली एक्स है वो इक्वल होना चाहिए करली साई थ्री बाई करली एक्स के एट एक्स इक्वल टू ए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये चार तरह की कंडीशन हमारे पास है, और इन चारों कंडीशंस का यूज करके हम लोगों ने आंसर निकालना है आर, टी, सी एंड डी का। ठीक है, तो पहली कंडीशन को जब हम यूज करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है यूजिंग साई वन इज इक्वल टू साई टू एट एक्स इक्वल टू 0। इससे हमें क्या आंसर मिलेगा? इससे हमें आंसर मिलेगा 1 प्लस आर सी प्लस डी के बराबर है। ठीक है, तो इसको कोई नंबर देना चाहे तो नंबर दे सकते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 7, ये आ जाएगी आपके पास नंबर 7। अगेन यूजिंग साई टू इज इक्वल टू साई थ्री एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू पुट करेंगे साई टू और साई थ्री के अंदर, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका यूज करने के बाद। द आंसर विल बी सी ई टू पावर आइटा के टू ए प्लस डी ई टू पावर माइनस आइटा के टू ए मस्ट बी इक्वल टू टी ई टू पावर आइटा के वन ए। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। इसको कोई भी आप नंबर दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 8। अब हम लोगों ने ग्रेडियंट फॉर्मेशन यूज करना है। नाउ यूजिंग करली साई वन बाई करली एक्स इक्वल टू करली साई टू बाई करली एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। इसको यूज करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा उसको समझो। पहले करली साई वन बाई करली एक्स, करली साई टू बाई करली एक्स और करली साई थ्री बाई करली एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं अलग से। तो वो वैल्यू जब निकालेंगे तो वैल्यू किस तरीके से आ सकते हैं उनको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। करली साई वन बाई करली एक्स, करली साई वन बाई करली एक्स हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा? दैट विल बी आइटा के वन ए टू पावर आइटा के वन एक्स माइनस आइटा के वन इंटू आर ई टू पावर माइनस आइटा के वन एक्स। तो यहाँ से आप आइटा के वन को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में रहेगा ई टू पावर आइटा के वन एक्स माइनस आर ई टू पावर माइनस आइटा के वन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। ये किसका आंसर है? करली साई वन बाई करली एक्स का। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं करली साई टू बाई करली एक्स। तो करली साई टू बाई करली एक्स को आंसर करेंगे तो वो आ जाएगा सोल्व करने के बाद आपके पास आइटा के टू सी ई टू पावर आइटा के टू एक्स माइनस डी ई टू पावर माइनस आइटा के टू एक्स। और इसी तरीके से आप थर्ड आंसर निकाल सकते हैं करली साई थ्री बाई करली एक्स का। तो उसका आंसर बड़ा सिंपल आ जाएगा आइटा के वन टी ई टू पावर आइटा के वन एक्स। तो इन तीनों वैल्यूज को आपने यूज करना है। तो पहले स्टेप में हम यूज करेंगे कि करली साई वन बाई करली एक्स, करली साई टू बाई करली एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू 0 पर इक्वल है। तो यहाँ पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1, तो ये रहेगा 1 माइनस आर, और आइटा के वन इसमें बाहर है। यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आइटा के टू रहेगा और यहाँ रहेगा सी माइनस डी। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी ये कंडीशन यूज करने के बाद? दैट विल बी आइटा के वन फ्रॉम दिस वैल्यू, और ये होगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू वैल्यू बनेगा आपके पास सेकेंड आइटा के टू, और ये आ जाएगा सी माइनस डी। अब क्योंकि हमने जो पहले सोल्व किया है उसका फॉर्मेट में सी प्लस डी सी माइनस डी जैसा फॉर्मेट हम बनाएंगे, तो यहाँ एक काम करते हैं, सी माइनस डी को एक साइड इंडिविजुअल बना लेते हैं। तो यहाँ रख लेता हूँ मैं सी माइनस डी। ठीक है, और के आइटा से आइटा कट जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा? दैट विल बी के वन बाई के टू
और ब्रैकेट 1 माइनस आर, ये हमारे पास आंसर रहेगा। इसको कोई नंबर दे देते हैं, सपोज दिस इज नंबर 9। अब हमने कंडीशन यूज करनी है नेक्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, नाउ यूजिंग करली साई 2 बाई करली एक्स इक्वल टू करली साई 3 बाई करली एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, इस कंडीशन को यूज करना है। तो आपके पास साई 2 और साई 3 के वैल्यू अभी हमने बना लिए। तो साई 2 और साई 3 के वैल्यूज में एक्स की जगह पर ए पुट करके उनको कंपेयर कर देंगे। जब एक्स की जगह पे ए पुट करके आप उनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो कैसे बनेगा उसको समझो। रिजल्ट आएगा आपके पास फ्रॉम दिस इक्वेशन, आयटा के टू कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा सी ई टू पावर आयटा के टू ए माइनस डी ई टू पावर माइनस आयटा के टू ए और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इसमें पुट करना है तो ये आ जाएगा आयटा के वन टी ई टू पावर आयटा के वन ए। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू बन जाएंगे। यहाँ भी आपके पास ध्यान से अगर समझा जाए तो ये आयटा कैंसिल हो रहा है और सी और डी के वैल्यू हमारे पास बने हैं जैसे पहले बने हुए थे। तो यहाँ भी हम लोग उसी फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, यानी इसे जस्ट पहले वाले इक्वेशन के अंदर सी और डी के साथ में आयटा के टू नहीं था तो इसको भी इस साइड ले आते हैं। तो इक्वेशन फॉर्मेट बन जाएगा सी ई टू पावर आयटा के टू ए माइनस डी ई टू पावर माइनस आयटा के टू ए मस्ट बी इक्वल टू के वन बाई के टू टी ई टू पावर आयटा के वन ए। ये हो जाएगी बेटा इक्वेशन नंबर 10। तो अब हमारे पास चार इक्वेशन आ चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ से हम लोग किसी भी तरीके से सी और डी के आंसर निकाल लेंगे। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 7 और 9 को यूज करते हैं। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 9 को जब यूज करोगे आप तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 2c का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, और दैट वैल्यू विल बी 1 प्लस आर प्लस के वन बाई के टू, 1 प्लस आर के वन बाई के टू 1 माइनस आर। ठीक है, इस तरीके से आप 2c का वैल्यू निकाल लेंगे और इसको फर्दर हम सोल्व करते हैं। तो फर्दर सोल्व करने के बाद आपके पास क्योंकि 1 प्लस आर है यहाँ 1 माइनस आर है, के वन बाई के टू इसका ओपन करने के बाद में इसको रीएडजस्टमेंट करेंगे तो आपके पास आंसर बचेगा 1 प्लस के वन बाई के टू प्लस आर 1 माइनस के वन बाई के टू। तो इस तरीके की वैल्यू आप बना सकते हैं। ये 2c का आंसर आ गया। इसी तरीके से आप इक्वेशन नंबर 8 और 10 को यूज करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्योंकि हमने 7 और 9 का यूज करके उनको ऐड किया था तो ये 2c बन गया। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास 2d का आंसर आ जाएगा। अगेन यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 9। ठीक है, इन्हीं का वैल्यू हम लोग यूज कर लेते हैं। तो आपके पास में आंसर 2d की वैल्यू में आ जाएगा और वो आंसर क्या आएगा 1 प्लस आर माइनस के वन बाई के टू। ठीक है, और 1 माइनस आर। इसको भी सोल्व कर लो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन सोल्व किया था। तो ये बन जाएगा 1 माइनस के वन बाई के टू और प्लस में बन जाएगा आर 1 प्लस के वन बाई के टू। तो इस तरीके से आप 2d और 2c का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने यूज करने हैं इक्वेशन नंबर 8 और 10। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 और 10 का यूज करोगे तो क्योंकि वहां पे a के x की इक्वल टू a जब आपने किया था तब वो इक्वेशन बने थे, तो वहां से भी आप 2c और 2d के टर्म में आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास 2c के टर्म में जो आंसर होगा 2c e टू पावर आयटा के टू ए, उसका रिजल्ट आएगा आपके पास t e टू पावर आयटा के वन ए 1 प्लस के वन बाई के टू। सिमिलरली जब आप अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो हमारे पास आंसर 2D की टर्म में आएगा, तो वो आएगा e टू पावर माइनस आयटा k2a विल बी डिफाइंड बाय t e टू पावर आयटा k1a 1 माइनस k1 बाई k2। तो अब हमारे पास ये दो रिजल्ट आ गए। ठीक है, ये रिजल्ट कैसे आएंगे, आप इक्वेशन नंबर 8 जो ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको और इक्वेशन नंबर 10 जो ये इक्वेशन है, इनको एक बार ऐड करेंगे, एक बार डिफरेंस करेंगे इनका, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो 2c और 2d के वैल्यू हमने ऊपर अभी निकाले हैं, यानी 2c का वैल्यू यहाँ से और 2d का वैल्यू यहाँ से, ये वैल्यू को इनमें पुट करते हैं और हमारे पास एक नया फॉर्मेट डेवलप हो जाएगा, उसको हम देखते हैं। यानी 2c की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर और 2d की वैल्यू पुट करेंगे, तो उसको लिख सकते हैं आप, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ 2d, पहले c का कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ 2c एंड 2d इन अबव इक्वेशन। ठीक है, तो अब इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद हमारा फॉर्मेट क्या बनेगा उसको समझो। वैल्यू हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस k1 बाई k2 ब्रैकेट क्लोज प्लस r 1 माइनस k1 बाई k2, और इस पूरे के ब्रैकेट के बाहर आएगा e टू पावर आयटा k2a। ठीक है, और राइट हैंड साइड में सिंपल t e टू पावर आयटा k1a, और ब्रैकेट में था हमारे पास 1 प्लस k1 बाई k2, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन जो 2d की वैल्यू पुट करने के बाद बनेगी हमारे पास, जस्ट साइन अपोजिट कर लेना, जहां प्लस दिखता है वहां माइनस आएगा, जहां माइनस दिखता है वहां प्लस आएगा ब्रैकेट के अंदर, और कोई चेंज नहीं है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस k1 बाई k2 प्लस r 1 प्लस k1 बाई k2, और इस पूरे के बाहर e टू पावर माइनस आयटा k2a इक्वल टू अगेन t e टू पावर आयटा k1a, और इन द ब्रैकेट आएगा 1 माइनस k1 बाई k2। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास, एक फॉर्मेट हमारे पास बन जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इन दोनों इक्वेशन का रेशियो कर लेते हैं। तो जब इन दोनों इक्वेशन का आप रेशियो करेंगे, तो उस रेशियो करने के बाद में, यानी कि डिवाइड कर लेंगे ऊपर वाले इक्वेशन को नीचे वाले इक्वेशन से, तो डिवाइड करने के बाद में आपको यहाँ क्लियर पता लग रहा है कि t कैंसिल हो जाएगा, e टू पावर आयटा k1a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू जो है ये कैंसिल नहीं होते हैं, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यूज हैं ये भी कैंसिल आपके पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने के बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, यानी ये वाली टर्म जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये ऊपर वाली टर्म जो है इसको नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा आपके पास वैल्यू आएगा। इस क्वेश्चन की लेंथ बेटा काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको बड़े आराम से देखेंगे और समझेंगे, तभी क्वेश्चन आपको पेपर में बनाने को मिलेगा। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास रिजल्ट कैसा आएगा, द रिजल्ट विल बी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको सोल्व करके लिख के आ सकते हैं, 1 माइनस k1 स्केयर बाई k2 स्केयर, क्योंकि एक बार 1 प्लस k1 k2 और 1 माइनस k1 k2 का मल्टीप्लाई है, सिमिलरली प्लस r आ जाएगा, और r के साथ है 1 माइनस k1 बाई k2 और इसका होल स्केयर। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, और इसके पावर e की पावर में ये आयटा k2a, e की पावर में आयटा k2a आ गया, और इसके इक्वल आएगा सेकंड वैल्यू, जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो क्या आता है, दैट विल बी 1 माइनस k1 स्केयर बाई k2 स्केयर ब्रैकेट क्लोज प्लस r 1 प्लस k1 बाई k2 का होल स्केयर अगेन ब्रैकेट क्लोज, और e की पावर में माइनस आयटा k2a। ठीक है, तो इस तरीके की वैल्यू आपके पास बन जाएगी। अब सिंपल सा लॉजिक है कि हम लोगों ने, क्योंकि हमने r और t के वैल्यू निकालने हैं, तो इसमें से r के जो टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेंगे, और जो बाकी टर्म है उनको एक साथ कर लेंगे। तो ये इक्वेशन लिखने में कुछ इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर r, और r के साथ हमारे पास टर्म कौन कौन सी आएंगी, जैसे ये टर्म है पहली 1 माइनस k1 स्केयर
ये ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास, एक सेकंड, 1 - k1/k2 का स्केयर है, एक टर्म तो ये आ जाएगी, और इसके साथ क्या है, e टू पावर आइटा k2a है, तो e टू पावर आइटा k2a आ गया, और दूसरी ये टर्म है जो इधर आके माइनस हो जाएगी, तो -1 + k1/k2 और इसका स्केयर है, और e टू पावर -i-k2a है, ये है r के साथ, और बाकी जो बचा वो राइट हैंड साइड में लिख देंगे। बाकी हमारे पास वैल्यू जो बचेगा वो कितना बचेगा, एक तो ये टर्म है 1 - k1²/k2², इसके साथ भी वैल्यू यही है, और एक ये टर्म है, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है कि हमारे पास में कॉमन आ जाएगा ये वाला टर्म, और ये जो वैल्यू है ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसको सिंपल तरीके से यूज करते हैं और सिंपल तरीके से लिखते हैं। माइनस कॉमन कंसिडरेशन कर लिया, 1 - k1²/k2², और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास e टू पावर आइटा k2a - e टू पावर -आइटा k2a, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएंगे। तो इस तरीके की इक्वेशन फॉर्मेट हमारे पास आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझना है। अब क्योंकि ये वैल्यू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो इसको इजी बनाएंगे, तो उसके लिए कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडरेशन में कर लेते हैं, लेट k2/k1 उसको आप म्यू डिफाइन कर लेते हैं, और वेयर म्यू इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू। तो इक्वेशन क्या बनेगा, ये बन जाएगा r 1 - 1/μ उसका होल स्केयर -1 + 1/μ इसका होल स्केयर, और पहले टर्म के साथ हमारे पास e टू पावर आइटा k2a है, सेकंड टर्म के साथ e टू पावर -आइटा k2 है। चलो इनको भी अगर हम लिखते हैं सही तरीके से, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, 1 सेकेंड, इनको कोस की टर्म में डिफाइन कर लें, यानी कि स्केयर के बाद इनको कोस की टर्म में ओपन कर लेते हैं। तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या आएगा, वो आएगा cos k2a प्लस आइटा साइन k2a। अगेन ये आ जाएगा आपके पास 1 + 1/μ का स्केयर, और ये जो टर्म है ये आ जाएगा बेटा cos k2a माइनस आइटा साइन k2a, ये हो गया r के साथ, ये सारा टर्म है r के साथ, और उसके इक्वल में क्या है, इक्वल ये वाली टर्म है, तो उसको हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन है, 1 - 1/μ स्केयर लिख सकते हैं, और इसको जब ओपन करोगे आप, इस टर्म को ओपन करोगे, तो ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, साइन फॉर्मूला बन सकता है ये उससे पहले इसको ओपन करके डायरेक्टली इनके जैसे लिख लो तो भी आपको इजी रहेगा। तो दैट विल बी cos k2a प्लस आइटा साइन k2a, और माइनस में cos k2a और प्लस में आइटा साइन k2a। तो ये cos k2a से cos k2a कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 आइटा साइन k2a बन जाएगा। यानी इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, और ये टर्म भी हम लोग ओपन करके इसको सोल्व कर लेंगे। और आफ्टर द सॉल्यूशन एक चीज और करना है आपने, कि जो म्यू डिवाइड में है यहाँ पर म्यू स्केयर बनेगा, ये ओपन करने के बाद यहाँ पर म्यू स्केयर बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा, तो ये थ्रू आउट द इक्वेशन आप इसको जस्टिफाई कर देंगे, ठीक है। एज ए एंड रिजल्ट आपके पास जो आंसर है वो कैसा बन के आएगा उसको आप देख लें। तो आपके पास पहला एक बार ये डिफाइन इस तरीके से हो जाएगा, आर म्यू -1 का स्केयर माइनस म्यू प्लस 1 का स्केयर, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास वैल्यू है वो किसका है, cos k2a का है, प्लस आइटा, और यहां ब्रैकेट में रहेगा आपके पास म्यू -1 का स्केयर प्लस म्यू प्लस 1 का स्केयर, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो है हमारा आइटा, ये साइन k2a, दिस इज साइन k2a, ठीक है। और इसके पूरे के साथ में r मल्टीप्लाइड है, और इसके इक्वल में क्या है, इक्वल में हमारे पास वैल्यू है, इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बड़ा सिंपल सा आंसर, -2 आइटा म्यू स्केयर -1, दिस इज म्यू स्केयर -1 इंटू साइन k2a। अब इसको आप फर्दर सोल्व कर लेंगे, और आफ्टर सॉल्यूशन आपके पास
ठीक है, ये आपका होमवर्क स्टेप है, इसको सोल्व कर लेना। और आफ्टर द सोल्यूशन हमारे पास आर का वैल्यू जो है वो क्या बनेगा, आर का वैल्यू हमारे पास बनेगा सोल्यूशन करने के बाद में, सारी टर्म रिजोल्व करने के बाद में, 1 - μ² इंटू साइन के टू ए। ये राइट हैंड साइड में पड़ा है तो इसको ऊपर लिख लेंगे, और इसके डिवाइड में जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 + μ² इंटू साइन के टू ए। ठीक है, और प्लस में 2 η μ कोस के टू ए। तो ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 11 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको इतना मैंने करवा दिया कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया इन टर्म ऑफ म्यू साइन एंड कोस, यानी कोस के टू ए की टर्म में आपने आंसर कर दिया। तो इसके सेकंड पार्ट में हम लोग ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू को निकालेंगे और उसकी वैल्यू को निकाल के फिर इसका डिस्कशन कर लेंगे, यानी सेकंड पार्ट के अंदर आपका सारा ये कंप्लीट हो जाएगा।